ऑलराइट, सो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस क्लास में एंड दिस इज द नेक्स्ट क्लास ऑफ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर का नाम मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म क्यों पड़ा। सो द नेम वाज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और अगर तुमने थोड़ा सा नोटिस किया होगा, पिछली 5-6 क्लासेस में हम सिर्फ मैग्नेटिज्म की बात ही कर रहे हैं। शुरू में हमने डिफाइन किया कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, फिर उसके बाद हमने डिफाइन किया कि एक करंट कैरिंग अगर वायर होती है तो उसके साथ एसोसिएटेड भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन पूरे के पूरे चैप्टर में अभी तक कोई मूविंग चार्ज नहीं आया ना। लेकिन चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसका मतलब मूविंग चार्जेस को लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। और यही चीज हम आज की क्लास में करेंगे सो दैट दिस चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड इन टुडेज क्लास। मतलब कंप्लीट नहीं होगा लेकिन स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली जो इस चैप्टर का क्रक्स है, दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, वो आज की क्लास में स्टार्ट हो जाएगा। सो अ वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन। आई होप माय ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर। एंड थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो अभी तक हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है आई, लेट्स से दिस इज एन इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे तुम एक मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। इसकी जो डायरेक्शन होती है, दिस डायरेक्शन इज जनरली इनटू द पेपर, क्योंकि यू यूज द राइट हैंड पाम रूल और व्हाटएवर। तो उससे तुम कैलकुलेट कर लोगे दैट दिस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर। तो यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, सिमिलरली यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, सिमिलरली यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहां भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहां भी इस मैग्नेटिक फील्ड होगी। सो एट ऑल दीज पॉइंट्स there is going to be a value of the magnetic field, right, because of this current carrying wire. अब इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पड़ा है क्यू नॉट, अगर कोई चार्ज यहां पे पड़ा है, पड़ा का मतलब क्या है, दिस चार्ज इज एट रेस्ट। अगर कोई चार्ज यहां पे जस्ट बैठा हुआ है तो उस पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। देयर विल बी नो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज विच इज एट रेस्ट। ये हमने ऑब्जर्व किया। लेकिन हमने फिर एक और चीज ऑब्जर्व की कि अगर यहां से हमने एक चार्ज क्यू नॉट को v वेलोसिटी के साथ ऊपर थ्रो किया तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये चार्ज सीधा सीधा यहां से ऐसे सीधा निकल जाएगा, बिकॉज यहां पे थी मैग्नेटिक फील्ड, हमने तो ऊपर थ्रो किया चार्ज। लेकिन एक्चुअली में जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि ये जो क्यू नॉट चार्ज था जिसको हमने v वेलोसिटी से थ्रो किया, जब वो इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, दिस क्यू नॉट चार्ज एक्चुअली डिफ्लेक्ट्स लाइक दिस। हमने इस चार्ज की वैल्यू को माइनस क्यू नॉट करके देखा तो हमें पता चला दिस चार्ज नाउ डिफ्लेक्ट्स लाइक दिस। हमने इस चार्ज की वैल्यू को बढ़ा के देखा, हमने इसको -2 क्यू नॉट कर दिया, देन दिस चार्ज डिफ्लेक्टेड लाइक दिस, और ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गया। हमने इसका साइन एक बार दोबारा से पॉजिटिव करके इसको 2 क्यू नॉट करके देखा, तब ये चार्ज डिफ्लेक्ट हो गया इस तरह से। मतलब जितना बड़ा चार्ज उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन, जितना बड़ा चार्ज उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन। और ये डिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस करने के लिए दिस चार्ज हैज टू बी इन मोशन। मतलब कि द नेम ऑफ द चैप्टर वंस अगेन इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मतलब कि अगर कोई मूविंग चार्ज, कोई चार्ज जो मूव कर रहा है, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड वाले एरिया में आ जाए, then this charge will experience a force which is called as the magnetic force. अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज्ड नेगेटिवली चार्ज्ड नहीं फर्क पड़ता, अगर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड वाले एरिया में एंटर कर जाए तो वहां पे जाके इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स which is called as the magnetic force. Correct? Now ये तो हमें पता चल गया
कि अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाए तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होती है, लेकिन अगला क्वेश्चन है कितनी फोर्स एक्सपीरियंस होती है। तो हम एक काम करते हैं, इसी डायग्राम को हम रिक्रिएट करते हैं दोबारा से एक बार। सो लेट्स से यहां पे है हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर। उस करंट कैरिंग वायर की वजह से there is a certain charge, there is a certain magnetic field here अंदर की डायरेक्शन में Q नॉट बी, सॉरी, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी। तो अब अगर यहां से कोई Q नॉट चार्ज इस बी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया विद द वेलोसिटी ऑफ v, ओके प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं। b इज द मैग्नेटिक फील्ड, b इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिसमें ये चार्ज एंटर कर रहा है, एंड q इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, कितना चार्ज एंटर किया है। v is the velocity of the charge। अगर कोई चार्ज v वेलोसिटी के साथ b मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाए तो इस पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू q टाइम्स v क्रॉस b। force that this charge will experience will be equal to q times v cross b। this is the cross product of velocity vector and magnetic field vector। दोनों वेक्टर्स है ना, वेलोसिटी एक वेक्टर है क्योंकि डायरेक्शन है उसकी ऊपर वाली डायरेक्शन थी, है ना, वेलोसिटी ऊपर जा रहा था ऐसे चार्ज सीधा, और मैग्नेटिक फील्ड वाज इनटू द पेपर, मतलब कि दोनों डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज हैं। तो क्योंकि दोनों डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज हैं तो हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। सो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज विल बी इक्वल टू q टाइम्स v क्रॉस b। अगर तुम्हें इसको थोड़ा सा स्केलर में लिखना है, थोड़ा सा खोल के लिखना है, यू कैन से दिस इज q टाइम्स v टाइम्स b टाइम्स साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन velocity vector and magnetic field vector। okay, so हमने एक नया फॉर्मूला सीखा कि अगर कोई मूविंग चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाए तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होती है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमारे पास निकल के आते हैं। सबसे पहला तो अगर मान लो किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लाइक दिस, अगर किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, कुछ करंट होगा कहीं ना कहीं पे जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे राइट वाली डायरेक्शन में, और मान लो इधर से एक चार्ज पार्टिकल आ गया Q, वो भी जा रहा है इधर इस वेलोसिटी के साथ v, then what will be the force experienced by this particular charged particle? क्या कोई बता सकता है? राइट की तरफ हमारा b था और राइट की तरफ ही वेलोसिटी थी, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड by this charged particle would be equal to charge multiplied by v cross b, which is equal to charge multiplied by velocity multiplied by b multiplied by sine of angle between velocity and magnetic field। तो velocity भी राइट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी राइट डायरेक्शन में, दैट मींस साइन ऑफ 0 degrees which is equal to 0। that means this charge will experience no force। so यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है हमारा, if velocity vector is parallel to the magnetic field vector then force experienced by the
charge is equal to 0. Then force experienced by the charge is equal to 0. ठीक है, अब दूसरा वाला केस लेते हैं. इफ जैसे जो हमारा वाला केस है, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी नीचे बना रखे हैं, तो जो हमने नीचे ऑलरेडी बना रखा है इसमें क्या था, एक वायर जा रही थी, उस वायर की वजह से वी हैड अ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, इनटू द पेपर. जो चार्ज था, चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या थी, अपवर्ड्स. तो इसमें व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो वेलोसिटी वेक्टर इज अपवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर. सो ऊपर और इनटू द पेपर दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री. सो इन दिस केस फोर्स विल बी इक्वल टू Q multiplied by V multiplied by B multiplied by sine of 90 degrees, which is equal to 1. So this is QVB. तो हमारा दूसरा कंक्लूजन जो निकल के आता है वो है कि if velocity vector is perpendicular to the magnetic field vector, if velocity vector is perpendicular to the magnetic field vector, then the force experienced by the charge is Q VB. This is the maximum magnitude of the force experienced, क्योंकि यहां पे sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आ गई अपने पास. ठीक है, समझ आ गया ना. So basically when velocity and magnetic field vector are parallel to each other, the force experienced will be equal to 0. When velocity and magnetic field vector are perpendicular to each other, the force experienced is maximum, which is equal to QVB. Okay. एक बार एक काम करते हैं. Let's see कि force कब कब 0 हो सकती है. So हमारे पास फॉर्मूला है, force is equal to Q times V cross B. So ये जो फोर्स हमने लगाई है ये कब कब 0 होती है. So force, this is the magnetic force. Force will be 0 when, so number 1, तो जब तुम्हारा Q 0 हो जाए. Q 0 होने का मतलब क्या है कि तुमने एक न्यूट्रल पार्टिकल फायर कर दिया. ना तुमने प्रोटॉन फायर किया, ना तुमने इलेक्ट्रॉन फायर किया, तुमने एक न्यूट्रल पार्टिकल फायर कर दिया. मतलब कि एक न्यूट्रॉन जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स कोई नहीं लगेगी. फोर्स लगेगी सिर्फ एक चार्ज्ड पार्टिकल पे. दूसरा तरीका, ये फोर्स कब 0 हो सकती है, जब तुम्हारी वेलोसिटी 0 हो. अगर वेलोसिटी 0 है मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हो रही है. योर चार्ज इज एट रेस्ट. वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हियर. इस केस में भी तुम्हारी फोर्स 0 हो जाएगी. या फिर तीसरा तरीका है, जब मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए. अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई, फिर जो भी चार्ज्ड पार्टिकल है उसमें मैग्नेटिक फोर्स तो वो क्या ही एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई. और चौथा तरीका क्या है, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल बिकम्स इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री. दैट मींस व्हेन वेलोसिटी वेक्टर इज ईदर पैरेलल टू B और इट इज एंटी पैरेलल टू B. मतलब कि एंगल जब या तो 0 डिग्री हो जाए या फिर 180 डिग्री हो जाए. इन दैट केस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस पार्टिकल विल बी इक्वल टू 0. ठीक है ना जी, करेक्ट. ओके, सो नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स एक्सपीरियंस्ड. क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ये जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी उसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी, राइट. सो डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स एक्सपीरियंस्ड का मतलब क्या है कि अगर हमने एक चार्ज्ड पार्टिकल को फायर किया, कई बार चार्ज्ड पार्टिकल लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, कई बार चार्ज्ड पार्टिकल राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा. मतलब कि हमें डायरेक्शन कैलकुलेट करनी भी जरूरी है ना. तो डायरेक्शन बेसिकली हम कैलकुलेट करेंगे
फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? चार्ज टाइम्स वेलोसिटी क्रॉस बी। तो v क्रॉस b की जो भी डायरेक्शन होगी दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब हम किसी वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो दिस डायरेक्शन इज कैलकुलेटेड बाय स्क्रू रूल। याद है थोड़ा बहुत? बहुत सारे रूल्स होते हैं, इनमें से एक रूल होता है स्क्रू रूल। कि मान लो तुम्हारे पास क्या है, लेट्स से दिस इज v एंड लेट्स से दिस इज b। दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो तुम क्या करो, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस पे स्क्रू रखो ऐसे टॉप पे, ऐसे बिल्कुल ना इसके ऊपर ऐसे स्क्रू रख दो ऐसे। इसके ऊपर जब तुमने स्क्रू रख दिया तो V से B की तरफ घुमाओ। V से B मतलब हम इसको घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। स्क्रू को हमने रखा और स्क्रू को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। इस तरह से मैंने स्क्रू को घुमाना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने इस तरह से स्क्रू को घुमाना स्टार्ट कर दिया तो स्क्रू बाहर आ जाएगा। तो स्क्रू बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन दिस केस वुड बी आउट ऑफ द पेपर। ओके, अगर हमारा ऑपोजिट होता है, मान लो ये होता V और ये होता B, तो हम क्या करेंगे, यहां पे तुम अपना स्क्रू रखो और तुम V से B की तरफ घुमाना स्टार्ट कर दो। जब हम अपने स्क्रू ड्राइवर को घुमाएंगे फ्रॉम V टू B, यहां पे तुम अपना स्क्रू ड्राइवर रखो, इसको V से B की तरफ हम घुमाएंगे, मतलब कि हम इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं स्क्रू को, द स्क्रू गोज इनटू द पेपर। तो इस केस में दिस डायरेक्शन इज इनटू द पेपर। ओके, गॉट दिस? प्लीज गिव मी अ थम्स अप। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं हो रही बहुत कम टाइम में? Okay, so these are two different ways. This is okay, one way to calculate the direction of the force. एक तरीका क्या है फोर्स की डायरेक्शन निकालने का? That you do v क्रॉस b, स्क्रू रूल यूज करके हम कैलकुलेट कर लेंगे v क्रॉस b। एक दूसरा तरीका क्या है, you use Fleming's left hand rule। हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसको यूज करने का भी सेम ही पर्पस है। वी विल कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज। तो ये हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पता है क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये स्क्रू रूल हम यूज तो कर सकते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे स्क्रू रखो, V से B की तरफ घुमाओ, जिधर स्क्रू जाएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। लेकिन कई बार पता है क्या होता है, क्वेश्चंस में जब आगे हम जाते हैं तो क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। इसको कई बार नेगेटिव क्यों दे रखा होता है कि भाई नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो उस केस में तुम्हारी सारी डायरेक्शन वगैरह बदल जाती है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली अकाउंट फॉर हो जाती हैं कि तुम्हारा चार्ज नेगेटिव है, चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज लेफ्ट जा रहा है, चार्ज राइट जा रहा है, वो सारी चीजें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में अकाउंट फॉर हो जाती हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में तुमको यूज करनी है ये तीन उंगलियां मतलब 2 उंगलियां एंड अ थंब। सो दिस इज व्हाट अ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लुक्स लाइक। यू हैव टू यूज लेफ्ट हैंड। ओके, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड यूज करना है। राइट हैंड यूज करोगे तुम्हारा आंसर उल्टा आ जाएगा। अगर गलती से राइट हैंड यूज कर भी दिया तो जो भी आंसर आ गया उसको उल्टा कर देना, वो तुम्हारा सही आंसर बन जाएगा। सो लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करना है। और लेफ्ट हैंड में भी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज योर फर्स्ट फिंगर। इसको मैं लिख रहा हूं FF, फर्स्ट फिंगर। देन यू हैव टू यूज योर मिडल फिंगर, है ना? इसको यूज करने का तो एक्सपीरियंस होगा तुमको ऑलरेडी। एंड देन द लास्ट थिंग दैट यू हैव टू यूज इज योर थंब। ठीक है, थंब भी तुमको एक्सपीरियंस है, तुम लोग बहुत थंब यूज करते हो, है ना? सो यू हैव द फर्स्ट फिंगर, यू हैव द मिडल फिंगर एंड द थंब। तो हमें यहां पे करना क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हमें करना क्या है? फर्स्ट जो हमारी फोर फिंगर है, द फर्स्ट फिंगर,
इसको तुम पॉइंट करो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. Point the first finger in the direction of the magnetic field. रखना इनको परपेंडिकुलर है भाई, ये देख रहे हो तुम, ये ना तीन डिफरेंट एक्सिस में है मेरी इस टाइम पे उंगलियां, एक बार करके देखो इसको. सो दीज आर इन 3 डिफरेंट एंगल्स, 3 डिफरेंट डायमेंशंस. फर्स्ट फिंगर को तुमको पॉइंट करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और तुम्हारी जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फील्ड को तुम्हें पॉइंट करना है जिस डायरेक्शन में तुम्हारा चार्ज फ्लो कर रहा है. दैट मींस वेलोसिटी ऑफ द चार्ज की डायरेक्शन में तुमको रखनी है मिडिल फिंगर, लेकिन यहां पे तुमको ध्यान रखना है दैट योर चार्ज हैज टू बी पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव चार्ज यहां पे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो तुम यहां पे क्या करोगे, पॉजिटिव चार्ज अगर v डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मिडिल फिंगर तुम रखोगे अपना v की डायरेक्शन में. अगर हमको दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो तुम अपनी मिडिल फिंगर को इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करोगे. ठीक है, बेसिकली ये 2 काम हमें करने हैं. 4 फिंगर को हमें रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर को हमें रखना है मोशन की डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में. तो जो हमारा बच जाएगा थंब, this thumb will give us the direction of the force. Thumb will automatically give us the direction of the force. अगर मैं तुम्हें बना के दिखाऊं एक उंगली, so okay, this is my 4. Okay, let's say these are my ओके, देखो कितना अच्छा हाथ बनाया मैंने. सो ये है तुम्हारा थंब, दिस इज योर 4 फिंगर, दिस इज योर मिडल फिंगर. तो सबसे पहले तो इसको तुम्हें इस तरह से अलाइन करना है कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर बन जाए. कि मान लो ये तुम्हारा थंब वाली डायरेक्शन, ये तुम्हारी 4 फिंगर वाली डायरेक्शन, एंड उसके बाद z एक्सिस में, मैं यहाँ पे बना नहीं पाऊंगा क्योंकि पेपर पे ये बन नहीं पाएगा, लेकिन z एक्सिस में तुम इस तरीके से कुछ लगा सकते हो कि दैट, सो दिस इज बेसिकली योर थंब, दिस इज बेसिकली योर 4 फिंगर, एंड देन यू विल हैव द नेक्स्ट डायरेक्शन जिसमें तुम बनाओगे अपनी मिडिल फिंगर. तो थंब वाली डायरेक्शन में तुमको क्या पॉइंट करना है, मैग्नेटिक फील्ड. 4 फिंगर वाली डायरेक्शन में तुमको क्या पॉइंट करना है, डायरेक्शन ऑफ चार्ज. सॉरी 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 हाँ. सो 4 फिंगर वाली डायरेक्शन में तुमको पॉइंट करना है मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने यहां पे लिखा था. 4 फिंगर वाली डायरेक्शन में तुमको पॉइंट करना है मैग्नेटिक फील्ड. मिडिल फिंगर वाली डायरेक्शन में तुमको क्या पॉइंट करना है, मोशन ऑफ द चार्ज, दैट इज द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. तो उसके बाद जो तुम्हारा थंब है, your thumb will automatically point in the direction of the force. ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा. एक काम करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चंस करते हैं, सीधा सीधा समझ में आ जाएगा तुमको. मान लो एक एरिया है, इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है विच इज इनटू द पेपर. So we have a certain area. इसमें magnetic field is going into the paper and the value of this magnetic field is, let's say, 2 into 10 raised to the power -7 Tesla. तो यहां पे क्या हुआ, हमारा ना 1 कूलम्ब का चार्ज था, 1 कूलम्ब चार्ज, वो इस तरह से ट्रेवल कर रहा था. It was traveling in the right direction at a speed of 10 meters per second. 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस तरह से राइट की तरफ ट्रेवल कर रहा था. बताओ इस चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी और किस डायरेक्शन में लगेगी. तुम्हारे पास 2 मिनट है. कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड इन विच डायरेक्शन.
अच्छा यार, एक चीज तुमको पता होगी ना कि अगर हम कभी ए क्रॉस बी करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लिया दो वेक्टर्स का, तो जो इनका रिजल्टेंट आता है आर, दैट आर इज परपेंडिकुलर टू ए ऑल्सो एंड दैट आर इज परपेंडिकुलर टू बी ऑल्सो। ये चीज पता ना हमको। तो अगर हम इस फॉर्मूला में यूज कर रहे हैं फोर्स इज इक्वल टू क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी, तो ये जो हमारी फोर्स आएगी जो चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, दिस फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर एंड ऑल्सो द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है। Okay, first of all, calculate the value of the force. This will be equal to Q times V cross B. So charge is 1 coulomb and velocity is 10 multiplied by magnetic field is 2 into 10 raised to the power minus 7 into sine of angle between magnetic field and velocity. Magnetic field कहाँ है? Into the paper. Velocity कहाँ है? Right direction में। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 degrees. Sine of 90 degrees is equal to 1. So the force that this charge will experience is 2 into 10 raised to the power minus 6 Newton. फोर्स एक्सपीरियंस करेगा 2 into 10 raised to the power minus 6 न्यूटन। उसके बाद व्हाट्स गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? So for the direction of the magnetic field, we are going to use Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule में हम क्या करेंगे? जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, we will point it in the direction of magnetic field. जो हमारी मिडल फिंगर है, we will point it in the direction of charge, जहां पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। तो जो हमारा थंब है, द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड। ओके, तो हम करके देखें। ये है मेरा लेफ्ट हैंड का 3 एक्सिस। ठीक है, सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मेरा 4 फिंगर पॉइंट करेगी। सो 4 फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर, तो 4 फिंगर विल गो इनटू द पेपर, मतलब कि मैंने हाथ बिल्कुल सही पकड़ा इस तरह से। एंड मिडिल फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द velocity of the positive charge. ये रहा velocity of the positive charge. Middle finger is in the right direction. ये भी बिल्कुल सही है। तो इस समय थंब मेरा पॉइंट कर रहा है ऊपर। थंब ऊपर पॉइंट कर रहा है, मतलब कि जो फोर्स लगेगी वो फोर्स लगेगी ऊपर वाली डायरेक्शन में। सो दिस चार्ज विल गो समथिंग लाइक दिस। चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है जी, ऑल गुड। चलूं आगे? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मान लो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से। सो यू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 into 10 raised to the power minus 7 Tesla, which is in the right direction. और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कुछ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया, मतलब कि -1 कूलम चार्ज इधर ऊपर जाने लग गया। ऊपर वो फ्लो कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में एक मूविंग चार्ज एंटर कर रहा है, तो ये मूविंग चार्ज कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये मूविंग चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बी इन विच डायरेक्शन? You have another 2 minutes, please
Tell me the direction and the magnitude of force experienced by this charge. ओके कम से कम मैग्नीट्यूड बता दो यार मेरे को, मैग्नीट्यूड तो इजी है। So force experienced by this charge will be equal to 6 q into times, 10 to the power minus 6. so this would be q into v cross b. q is equal to -1 कूलम, लेकिन फिलहाल इसको 1 कूलम भी लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन हम बाद में देख लेंगे। Velocity is 20, magnetic field is 3 into 10 raised to the power -7 into angle between velocity and magnetic field. Magnetic field तो है right, velocity या ऊपर, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, sin 91. So force आ गई 6 into 10 raised to the power -6 न्यूटन। वेरी गुड, फोर्स तो पता चल गई। फोर्स की अब डायरेक्शन क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करेंगे, उसमें ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हम पॉइंट करेंगे अपनी फोर फिंगर, और जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज मूविंग। तो चार्ज यहां पे ऊपर जा रहा है, लेकिन हम मिडिल फिंगर को पॉइंट करेंगे नीचे, क्योंकि ये चार्ज है नेगेटिव। तो फोर फिंगर को राइट की तरफ पॉइंट करो, मिडिल फिंगर को नीचे की तरफ पॉइंट करो, और देखो तुम्हारा थंब कहां जाता है। सो फोर फिंगर को मैंने अगर राइट की तरफ पॉइंट किया और मिडिल फिंगर को मैंने नीचे की तरफ पॉइंट किया लाइक दिस, तो मेरा इस टाइम पे जो थंब है, दिस थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स माई सेल्फ। सो दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द पेपर। तो जब ये चार्ज यहां से इस तरह से जा रहा होगा, आता आता ये ऊपर उठ जाएगा, मतलब कि पेपर से बाहर निकल जाएगा। Okay, everyone, is this okay? चलो एक और क्वेश्चन करेंगे हम। इसमें हो सकता है तुमको मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना पड़े पहले। So you have an infinitely long wire carrying a current of 10 एम्पेयर। 10 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में से, यहां से 20 मीटर दूर, यहां से 20 मीटर दूर एक पॉइंट है P। ओके, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनटू द पेपर। यहां पे एक पॉइंट है P, और यहां पे इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लग रहा होगा B। यहां से एक चार्ज जा रहा है ऊपर, +1 कूलम चार्ज इस B के एरिया में से ऊपर निकल रहा है सीधा अपवर्ड लाइक दिस। तो बताओ वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? सर प्लीज एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। So you have an infinitely long wire carrying a current of 10 एम्पेयर। उससे 20 मीटर दूर एक पॉइंट है P।
और इस पॉइंट पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा, बिकॉज यहाँ पे करंट में से वायर में से करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा विच विल बी इनटू द पेपर। तो इस मैग्नेटिक फील्ड वाले एरिया में से एक चार्ज आ रहा था 1 कूलम चार्ज, वो यहां से निकल गया इस मैग्नेटिक फील्ड वाले एरिया में से। तो उसने कितनी फोर्स एक्सपीरियंस की होगी जब वो इस एरिया में से निकला? बेसिकली हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू Q टाइम्स V क्रॉस B। अब यहां पे तुम्हें चार्ज तो पता है, चार्ज इज 1 कूलम, और वेलोसिटी, ओके वेलोसिटी नहीं दिया ना, सो वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो यहां पे वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तुमको नहीं दी है, तो पहले तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। So for an infinitely long wire carrying a current, value of magnetic field will be equal to mu naught by 4 pi into I upon A multiplied by sin 90 plus sin 90, which is equal to 2. So this is 10 raised to the power minus 7 multiplied by 10 upon 20 into 2, which is equal to 10 raised to the power minus 7 Tesla. तो यहाँ पे आ गया 10 into 10 raised to the power minus 7 Tesla into sine of angle between velocity and magnetic field. Magnetic field is into the paper, velocity is upward, दोनों के बीच में angle is 90 degree. This should be equal to 1. So force acting is 10 raised to the power minus 6 Newton. And for the direction of the force, you are going to use Fleming's left hand rule. So according to Fleming's left hand rule, तुम्हारी जो फोर फिंगर है, फोर फिंगर को तुम किसकी डायरेक्शन में रखोगे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। जो तुम्हारी मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर को हम किसकी डायरेक्शन में रखेंगे? इन द फ्लो ऑफ द करंट, इन द फ्लो ऑफ द चार्ज की डायरेक्शन में। दैट मीन्स अपने वाले केस में ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इनटू द पेपर। तो जो भी तुम्हारा थंब की डायरेक्शन आएगी, दैट थंब की डायरेक्शन विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। करके देख लो इसको। So this is forefinger which is into the paper and up. Okay, so direction of the force comes out to be in the left direction. Okay, please, I will send you this video after the class. Please rewatch this video again and again. जब तक तुम्हें समझ नहीं आ गया अच्छे से, you keep revisiting this class and you make proper notes all by yourself. अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो हमने पिछले साल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एक्सपीरियंस किए हैं। सो मान लो तुमको मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है किसी जगह पे 2i प्लस 3j प्लस k, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर दे रखे, और इस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में से एक चार्ज निकल गया। सो अ प्लस 1 कूलम चार्ज इसमें से निकल गया विद द वेलोसिटी ऑफ 6i प्लस 2j। 6i प्लस 2j की वेलोसिटी से 1 कूलम चार्ज निकल गया। फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड by this 1 coulomb charge. Find the force experienced by this 1 coulomb charge.
सो यू नो, अब यहाँ पे तुम्हें एंगल वैंगल निकालने के चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि इट्स नॉट रियली नीडेड। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज Q टाइम्स V क्रॉस B. Q in this case is 1, so this is 1 times V क्रॉस B. हमें बेसिकली V और B का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। आई होप तुमको मैथमेटिक्स में आ गया होगा ये, हाउ टू डू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो V क्रॉस B करना है। ओके, सो दिस इज 6i plus 2j plus 0k. You do a cross product with 2, 3 and 1, तो जो तुम्हारा आंसर आएगा दैट वुड बी I into 2 minus j into 6 plus k into 18 minus 4, which is equal to 14. So your force comes out to be 2i minus 6j plus 14k. ओके, हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था चैप्टर, और करते करते हम काफी एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चंस करने लग गए हैं। सो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बेसिकली तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए इस क्वेश्चन में एंगल वैंगल की जरूरत नहीं थी, सीधा तुम्हें वेक्टर फॉर्म में दे रखे थे तो तुमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया। एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे जो पिछले साल IIT JEE में पूछा गया था। सो दिस, पिछले साल एज इन पिछले किसी साल में पूछा गया था। सो दिस क्वेश्चन सेज कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड है किसी जगह पे 2i plus 3j plus 4k, एंड इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज आ गया, +1 कूलम चार्ज आ गया, और ये जब चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में आया तो जो इस चार्ज ने एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस की। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, इसमें हम एक्सेलरेशन जो ये चार्ज एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लेट्स से 5i plus xj plus 1k। ये बीच में एक x आ गया, ठीक है, अननोन। 5i plus xj plus 1k। ठीक है, ध्यान से सुनो। ठीक है, मैं दोबारा से बोलता हूँ क्वेश्चन। एक मैग्नेटिक फील्ड था तुम्हारे पास, उस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज एंटर कर गया, और जब ये चार्ज एंटर किया, इस चार्ज ने एक फोर्स एक्सपीरियंस की 5i plus xj plus 1k। फाइंड x। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये क्या है, मतलब एक्सेलरेशन वगैरह कहां से आ गया। हाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं दी गई तो हम कोशिश करेंगे एक्सेलरेशन को लेके आने की। सो हमें फॉर्मूले में क्या पता है, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज टाइम्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। एक्सेलरेशन के साथ हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन कभी किसी चैप्टर में थी नहीं, कभी किसी क्वेश्चन में थी नहीं। लेकिन हमें यह पता है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस, न्यूटन सेकंड लॉ इज फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की। सो आई कैन से माय मास टाइम्स एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू Q टाइम्स V क्रॉस B। तो क्या इससे हम ये भी बोल सकते हैं एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू Q बाय M टाइम्स V क्रॉस B। तो यहां से तुम देखो, जो एक्सेलरेशन
की डायरेक्शन है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b। मतलब जो भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ v क्रॉस b। मतलब एक्सेलरेशन विल बी परपेंडिकुलर टू v, एक्सेलरेशन विल आल्सो बी परपेंडिकुलर टू b। क्योंकि अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर्स हैं a क्रॉस b, तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा r, दैट इज परपेंडिकुलर टू a आल्सो एंड r इज परपेंडिकुलर टू b आल्सो। तो हमारे वाले केस में जो रिजल्टेंट है दैट इज एक्सेलरेशन, सो दिस एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू v आल्सो, acceleration is perpendicular to b also, so acceleration is perpendicular to b। यहां से हमको एक हिंट मिलेगा, अगर एक्सेलरेशन b के साथ परपेंडिकुलर है दैट मींस एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 0। तो a और b का तुम डॉट प्रोडक्ट कर दो, दिस इज 10 plus 3x plus 4 should be equal to 0 and your x should be equal to minus 14 by 3। All right, please give me a thumbs up if things are okay। एक बार एक काम करोगे, मेरे को ना यही व्हाट्सएप की चैट में एक डायरेक्ट मैसेज करो, ठीक है, बाकियों को ना दिखे। जस्ट सेंड मी अ डायरेक्ट मैसेज कि तुम्हें कितना समझ में आ गया, कितना परसेंटेज आज की क्लास में समझ में आया। ठीक है, किसी और को मत बताना, मेरे को बताओ एक डायरेक्ट मैसेज करके कि कितना समझ में आ गया। उसके अकॉर्डिंगली मैं डिसाइड करूंगा कि कल की क्लास में मेरे को क्वेश्चंस किस लेवल के रखने हैं। सो कैन यू प्लीज सेंड अ डायरेक्ट मैसेज, क्या समझ में आया तुम्हें आज की क्लास में?